हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्लाई हाई लर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोग इस डिस्कशन में आज से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर को एमसीक्यू के फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कशन नेट जेआरएफ, यूपीएससी और जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं कि नेट जेआरएफ के जो क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री में वो उतना ज़्यादा एडवांस नहीं होते जितना कि मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री से आते हैं और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से आते हैं। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए ये काफ़ी होगा और मैं इसमें चैप्टर वाइज आपको एनालिसिस देते चलूँगा, एक्सप्लेनेशन करते चलूँगा। और एमसीक्यू के फॉर्मेट में क्वेश्चन को सोल्व करने से आपको फ़ायदा ये है कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं और उसे हमें कैसे सोल्व करना चाहिए। ठीक है, तो आइए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो आज हम लोग लेक्चर कर रहे हैं वो है चैप्टर 1 है एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनी इन इंडिया, यानी भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इस चैप्टर में को हम लोग 2-3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। हर एक पार्ट में 10 क्वेश्चन होंगे और ये वीडियो आपको प्रतिदिन मैं कोशिश करूँगा कि मिल जाए। ठीक है, तो आइए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है सर जॉर्ज एवरेस्ट द मैन बिहाइंडिंग नेमिंग माउंट एवरेस्ट वॉज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। यानी सर जॉर्ज एवरेस्ट जो थे वो भारत के पहले सर्वेक्षणकर्ता थे। सेकेंड है सर्वे ऑफ इंडिया इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। थर्ड है हेडक्वार्टर ऑफ एसओआई इन दिल्ली। तो सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर क्या दिल्ली में है? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? योर ऑप्शंस आर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी 2 and 3 ओनली एंड डी 1 and 2 ओनली। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी यानी 2 ओनली। सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है। और ये जो सर जॉर्ज एवरेस्ट थे वो भारत के पहले नहीं बल्कि 6th सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे। एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट जो था वो इनकरेक्ट था क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जेम्स रेनेल को अपॉइंट किया था बंगाल प्रेसिडेंसी में 1767 में सर्वेयर के तौर पे। इसके बाद जो लॉर्ड क्लाइव थे इन्होंने, आपको पता होगा कि लॉर्ड क्लाइव जो थे वो 1767 में, जब 1765 में बक्सर का वॉर हुआ था तो उसके बाद उस समय भी लॉर्ड क्लाइव ही गवर्नर जनरल थे, तो उन्होंने इनको अपॉइंट किया था। कोलिन मैकेंजी इसके बाद में मद्रास प्रेसिडेंसी में 1810 में ये जो है वहाँ पे सर्वेयर नियुक्त होते हैं और ये पद जो है वो एबॉलिश्ड कर दिया जाता है 1815 में। और इसीलिए मैकेंजी जो है वो फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं, जबकि सर जॉर्ज एवरेस्ट जो थे वो 6th सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे। 1865 में एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट का नाम दिया गया एक अंग्रेज अधिकारी थे एंड्रयू वॉव। तो एंड्रयू वॉव जो थे वो 7th सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे और इनको जब नाम देने के लिए कहा गया तो इन्होंने अपने जो प्रीडिसेसर थे उनके नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम रखा। सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है क्योंकि जो नेशनल सर्वे एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है भारत का वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत है क्योंकि हेडक्वार्टर जो है सर्वे ऑफ इंडिया का वो देहरादून में है, हाथी भड़कला स्टेट देहरादून में। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है अरेंज द बैटल ग्राउंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये कुछ बैटल ग्राउंड आपको दिए हुए हैं, इसको आपको नॉर्थ से साउथ की ओर लगाना है। फर्स्ट है प्लासी, सेकेंड बक्सर, थर्ड है चिटगोंग, फोर्थ है हल्दीघाटी एंड फिफ्थ है पानीपत। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए पानीपत, बक्सर, चिटगोंग, हल्दीघाटी एंड प्लासी, बी हल्दीघाटी, पानीपत, प्लासी, चिटगोंग एंड बक्सर, सी पानीपत, बक्सर, हल्दीघाटी, प्लासी एंड चिटगोंग एंड डी हल्दीघाटी, पानीपत, बक्सर, प्लासी एंड चिटगोंग। एक बार मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, प्लासी जो है वो बंगाल में है, बक्सर जो है वो बिहार में है, चिटगोंग जो है वो बंगाल में है, हल्दीघाटी जो है वो राजस्थान में है और पानीपत जो है वो मॉडर्न डे हरियाणा में है।
तो अगर आप देखेंगे तो अगर इंडिया का मैप अगर आपको ध्यान हो तो सबसे पहले आता है पानीपत यानी हरियाणा स्टेट। हरियाणा के बाद में आप नीचे आएंगे तो बिहार मिलेगा। बिहार के बाद राजस्थान में जो हल्दी घाटी, अब यहाँ पे राजस्थान और बंगाल वाले में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आप याद रखिए कि जो राजस्थान में हल्दी घाटी है वो नॉर्थ की ओर है, नॉर्दर्न राजस्थान में है, और ये इसीलिए बंगाल के जो प्लासी और चिटगोंग जो साउदर्न बंगाल में है, तो इससे ये नॉर्थ की ओर है। तो इसीलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब एक बार हम लोग इस वॉर के डिटेल में भी देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी था, इसको 4 आवर युद्ध यानी 4 आवर बैटल भी कहा जाता है। जो मेवाड़ के रूलर थे महाराणा प्रताप और मुगल एम्पायर अकबर फर्स्ट, तो इनके द्वारा ये मुगल एम्पायर अकबर फर्स्ट द्वारा लड़ा गया था। ठीक है। 15 ये जो बैटल था हल्दी घाटी का बैटल, ये राजस्थान में 1576 यानी 1576 में लड़ा गया था। जो प्लासी का बैटल है वो 1757 में लड़ा गया, और ये बैटल जो था वो एक वर्थ मेंशनिंग विक्ट्री माना जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, क्योंकि इसी बैटल में विजय के बाद में उन्होंने वैधानिक रूप से भारत में अपनी सत्ता को इस्टेब्लिश किया था बे ऑफ बंगाल में। तो इस समय बंगाल के जो नवाब थे वो थे नवाब सिराजुद्दौला। इसके बाद होता है बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। ये जो है एक इम्पॉर्टेंट बैटल है, क्योंकि इसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रशासन की जिम्मेदारी और नियामत की जिम्मेदारी दोनों अपने हाथों में ले ली, यानी दीवानी और फौजदारी दोनों कानून, दोनों जो जिम्मेदारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चली गई। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इस समय लीड कर रहे थे वो थे हेक्टर मुनरो, और इन्होंने ज्वाइंट आर्मी को, यानी अवध के जो नवाब थे शाह आलम द्वितीय, इनकी सेना को, बंगाल के नवाब मीर कासिम की सेना को और मुगल एम्पायर शाह आलम द्वितीय की सेना को पराजित किया सम्मिलित रूप से। ठीक है। इसके बाद है चिटगोंग आर्मी रेड। ये आप जब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिजोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो उस समय मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि 18 अप्रैल 1930 को बंगाल प्रेसिडेंसी में एक अंग्रेज़ों की जो आर्मरी रहती है उसको लूटने के लिए एक अभियान चलाया गया। इस आर्मरी के जो लीडर थे वो थे सूर्य सेन, इनको मास्टर डा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो बैटल ऑफ पानीपत है, तो 3 इम्पॉर्टेंट बैटल हुए हैं बैटल ऑफ पानीपत में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में लड़ा गया, और ये लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है और लोदी डायनेस्टी को ख़त्म कर बाबर जो है मुगल डायनेस्टी की को इस्टेब्लिश करता है इंडिया में। सेकेंड बैटल होता है 1556 में, और ये बैटल अकबर और हेमू के बीच में होता है, जिसमें हेमू को अकबर डिफीट करता है, और उसके बाद में हेमू के सर को कलम करके अकबर को गाजी की उपाधि दी जाती है। इस समय 1556 का टाइम पीरियड अगर आपको याद हो तो ये टाइम पीरियड है डिफेक्टो रूलर अख्ता खां के समय का, और बैरम खां के समय का, और बैरम खान इस समय डिफेक्टो रूलर थे और अकबर के संरक्षक थे। अकबर की जो रियल टाइम पीरियड शुरू होती है एम्पायर की वो होती है 1560 से। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है 1761 में होती है, और इसमें मराठा और मुगल के बीच में वॉर होता है। इस वॉर के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पे ये गलत है, मुगल्स नहीं है, जबकि मराठा और अफ़गान शासकों के बीच में होता है, अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है। और इस वॉर के बारे में ये कहा जाता है कि इस वॉर ने डिसाइड किया कि भारत में ये, एक बार मैं आपको फिर बताता हूँ कि ये जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है वो 1761 में मराठा और अफ़गान के बीच में होता है। अफ़गान रूलर था इसमें अहमद शाह अब्दाली। और इस वॉर के बारे में ये कहा जाता है कि ये वार ये डिसाइड नहीं किया कि भारत में शासन कौन करेगा, बल्कि इस वॉर ने ये डिसाइड किया कि भारत में शासन कौन नहीं करेगा। यानी जब मराठे हार जाते हैं, इस समय तक मराठे एक बहुत बड़ी शक्ति थे, तो जब मराठे हारते हैं इस वॉर में तो उन्हीं के साथ भारत में इनके रूल करने का जो सपना होता है वो भी ध्वस्त हो जाता है। ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लियरिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज पब्लिश्ड अर्लीस्ट। तो कौन सा जो है इसमें सबसे पहले प्रकाशित हुआ। आपके ऑप्शन है ए द कलकत्ता गजट, बी द मद्रास कुरियर, सी द बॉम्बे हेराल्ड एंड डी द हिंदू। तो राइट आंसर है आपका द कलकत्ता गजट, यानी द कलकत्ता गजट जो था वो सबसे पहले प्रकाशित हुआ। इसके बाद में द मद्रास कुरियर प्रकाशित होता है, फिर बॉम्बे हेराल्ड और आफ्टर दैट द हिंदू। इसकी टाइम पीरियड हम लोग देख लेते हैं।
जो कलकत्ता गजेट्स है इसको फ्रांसिस ग्लैडविन नाम का एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ऑफिसर था उसने शुरू किया। ये एक ओरिएंटलिस्ट था और जो फर्स्ट इशू हुआ ये मतलब कि ये जो गजेट है इसको पहली बार प्रकाशित किया गया था 4 मार्च 1784 को। मद्रास कुरियर 232 ईयर्स ओल्ड पुराना है और इसको लॉन्च किया था 12 अक्टूबर 1785 को रिचर्ड जॉनस्टन द्वारा। बॉम्बे हेराल्ड 1789 में इसको शुरू किया गया। शुरू में इसका नाम जो था वो बॉम्बे हेराल्ड था और बाद में इसी का नाम चेंज करके 1791 में बॉम्बे गजट किया गया। और फोर्थ जो स्टेटमेंट था ये द हिंदू एक स्टार्टिंग में 1878 में जब इसको स्टार्ट किया गया तो ये एक वीकली न्यूज़पेपर था जो बाद में डेली न्यूज़पेपर के रूप में कन्वर्ट हो गया 1889 में। और बस इतना ही आप याद रखिए। और सी राघवाचारी जो थे सुब्रमण्यम स्वामी अय्यर ये जो थे इसके फाउंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। आपको 2 लिस्ट दिए गए हैं, आपको इसमें बताना है कि कौन सा जो है सही रूप से मैच्ड है। अमृत बाजार पत्रिका, वॉइस ऑफ इंडिया, सुधारक और स्वदेश मित्र, ये 4 न्यूज़पेपर पत्रिका या मैगजीन है। इनमें से आपको बताना है कि इसके जो संपादक हैं एडिटर हैं वो कौन है। दूसरी तरफ है गोपाल कृष्ण गोखले, शिशिर कुमार घोष, जी सुब्रमण्यम अय्यर एंड दादा भाई नौरोजी। तो अमृत बाजार पत्रिका जो है वो मोतीलाल नेहरू और शिशिर कुमार घोष इन्होंने शुरू किया था। तो ये का 2 होगा। इसके बाद में जो सुधारक था, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा शुरू किया गया था। स्वदेश मित्र जी सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा और वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो आप देख लीजिए ए का 2nd एंड बी का 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए का 2nd एंड बी का 4 है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, एक बार मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। अमृत बाजार पत्रिका जो थी वो एक मतलब कि सबसे पुराने न्यूज़पेपर में से एक है इंडिया में, जबकि ये बंगाल का या कलकत्ता बंगाल का सबसे पुराना न्यूज़पेपर है। ओरिजिनली ये बंगाली स्क्रिप्ट में पब्लिश हुआ और 1878 में जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया लॉर्ड लिटन द्वारा तो उसी समय इसको बेसिकली जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था वो देसी भाषाओं के जो न्यूज़पेपर थे जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लिखते थे तो उनके लिए लाया गया था और अमृत बाजार पत्रिका उसमें से एक थी। तो इसीलिए अमृत बाजार पत्रिका को रातों रात इसको बंगाली से ट्रांसलेट करके इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया। और जगह जैसे कलकत्ता के अलावा अदर लोकेशन जैसे कटक, रांची, इलाहाबाद, इन सब जगहों से भी ये पत्रिका प्रकाशित होती थी। 20 फरवरी 1868 को इसको शुरू किया गया था और ये स्टार्ट किया गया था शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने 1883 में वॉइस ऑफ इंडिया जो बॉम्बे से प्रकाशित होती थी इसको स्टार्ट किया था और ये बाद में इंडियन स्पेक्टेटर के रूप में इनकॉर्पोरेट हो गई। सुधारक का मतलब होता है रिफॉर्मर, सुधारक। ठीक है, और ये जो था एक न्यूज़पेपर था जिसको 1888 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा शुरू किया गया था। हालांकि कुछ किताब अगर आप देखेंगे तो उनमें सुधारक जो है वो ऐसा लिखा हुआ है कि सुधारक को स्टार्ट किया था गोपाल गणेश अगरकर ने। लेकिन आप ये याद रखिएगा क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है और उसका राइट आंसर गोपाल कृष्ण गोखले ही है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। एक बार क्रोनोलॉजी भी आप याद रखिएगा कि 1868 में अमृत बाजार पत्रिका, वॉइस ऑफ इंडिया 1883 में, सुधारक 1888 में और स्वदेश मित्र जो थे वो 1882 में इसको शुरू किया गया था मद्रास सिटी में और ये 1985 तक तमिल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर पब्लिश होता रहा। सुब्रमण्यम जो अय्यर थे इन्होंने इसको स्टार्ट किया था द हिंदू के स्टार्ट करने के 4 साल बाद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है गोवा वाज डिक्लेयर्ड एज पुर्तगीज कैपिटल इन 1525। गोवा को पुर्तगाल की राजधानी, पुर्तगीज व्यापारी कंपनी की राजधानी 1525 में किया गया। सेकेंड है वास्को ड गामा अराइव्ड एट कोचीन इन 1498 एंड थर्ड है जेमोरिन वाज द लोकल किंग व्हेन वास्को ड गामा अराइव्ड। तो जेमोरिन वहाँ का लोकल रूलर था जब वास्को ड गामा अराइव्ड हुआ। तो ये फैक्ट तो सही है कि 1498 में वास्को ड गामा आता है लेकिन वो कोचीन के बंदरगाह पर नहीं आता है, कालीकट के बंदरगाह पर आता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि गोवा को पुर्तगाल की राजधानी 1530 में बनाया जाता है, न कि 1525 में।
तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ये बी यानी थर्ड ओनली, ठीक है। वही है यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डच फैक्ट्री वॉज सेटअप अर्लीएस्ट, तो कौन सी डच फैक्ट्री सबसे पहले इस्टेब्लिश की गई? आपके ऑप्शन है ए बीमलीपट्टनम, बी कड़िकाल, सी कासिम बाजार एंड डी पुलिकट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पुलिकट, क्योंकि अब अगर ऑप्शन में विशाखापत्तनम होता तो ये विशाखापत्तनम राइट आंसर होता, क्योंकि 1605 में विशाखापत्तनम में इस्टेब्लिश किया गया था, जबकि पुलिकट में 1610 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो एक बार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मसूलीपट्टनम में 1605 में जो पहली डच फैक्ट्री थी, पुलिकट में 1610 में, सूरत में 1616, बिमलीपट्टनम में 1641, कड़िकल में 1645, चिंसूड़ा 1653 एंड कासिम बाजार 1658। तो याद रखिएगा कि कासिम बाजार में सबसे लास्ट में, फर्स्ट में मसूलीपट्टनम एंड सेकेंड में पुलिकट। तो ये है राइट आंसर। टोटल जो थे डच फैक्ट्रीज 7 थे, 7 डच फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश हुए थे, तो इसको भी आप याद रखिएगा। 9th क्वेश्चन है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है सेकेंड कर्नाटक वॉर इज ऑल्सो नोन एज बैटल ऑफ वांडियावास, यानी सेकेंड कर्नाटक वॉर को वांडियावास के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सेकेंड है स्टेटमेंट फर्स्ट कर्नाटक वॉर वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ द एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन यूरोप, तो यूरोप में जो अंग्रेज और फ्रांस के बीच में राइवलरी शुरू थी उसी का नतीजा था, उसी का विस्तार था फर्स्ट कर्नाटक वॉर। एंड थर्ड है बाय द ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 द फ्रेंच वर अलाउड टू यूज इंडियन सेटलमेंट फॉर कमर्शियल पर्पस ओनली, तो पेरिस की ट्रीटी जो 1763 में हुई थी उसमें फ्रेंच को अलाउड किया गया कि वो कमर्शियल पर्पस के लिए सिर्फ जो है इंडिया को यूज करेंगे। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है फर्स्ट कर्नाटक वॉर पीरियड वॉज फ्रॉम 1740 टू 1750। राइट आंसर कौन सा है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है सेकेंड कर्नाटक वॉर वॉज इज ऑल्सो नोन एज बैटल ऑफ वांडियावास, ये गलत है क्योंकि थर्ड कर्नाटक वॉर को इस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है नॉट करेक्ट, तो एक तो 1 होगा, ठीक है। इसके बाद में फर्स्ट कर्नाटक वॉर जो था वो एक्सटेंशन था एंग्लो फ्रेंच राइवलरी का, जो सप्तवर्षीय युद्ध था और एक्सलासाइपल की संधि के द्वारा ये खत्म हो गया था, तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि ट्रीटी ऑफ पेरिस जो थी वांडियावास के युद्ध के बाद हुई थी, और इसके बाद ये निर्णय दिया गया कि जो फ्रेंच हैं वो सिर्फ कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करेंगे इंडिया को, और यहाँ पे कोई भी फोर्टिफिकेशन नहीं करेंगे, तो थर्ड भी सही है। फोर्थ जो है वो गलत है, ठीक है, क्योंकि 1746 में ये शुरू हुआ था। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 4 ओनली, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट कर्नाटक वॉर 1740 से लेकर 48 तक था, सॉरी वहाँ पर मैंने 40 टू 46 बोला था, यहाँ पर 40 से लेकर के 48 तक था फर्स्ट कर्नाटक वॉर, और ये एक्सटेंशन था एंग्लो फ्रेंच राइवलरी जो यूरोप में चल रही थी, और 1748 में ये एक ट्रीटी ऑफ होती है एक्सलासाइपल की, तो उससे के द्वारा ये ख़त्म होता है। सेकेंड कर्नाटक वॉर 1749 से लेकर के 54 तक है, और ये जो है इसमें डिफाइन होता है कि फ्रेंच पावर और साउथ इंडिया के बीच में राइवलरी चली थी। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि इस समय फ्रेंच के जो थे वो चंदा साहब थे, सॉरी डुप्ले थे फ्रेंच के जो गवर्नर थे, और ब्रिटिश थे। तो ब्रिटिश इंडिया में उस समय जो साउथ का क्षेत्र था दक्कन, दक्कन में 2 लोग नवाब पद के लिए होते हैं, नासिरगंज और मुजफ्फरजंग, और कर्नाटक के लिए होते हैं चंदा साहब और एक और होते हैं CTM, चंदा साहब, और अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मैं आपको फिर जब पढ़ाऊँगा कर्नाटक वर्ड तो वहाँ पे मैं फिर से बताऊँगा आपको, ठीक है। तो इसमें जो थे ब्रिटिश जो थे यानी डुप्ले जो थे, तो वो चंदा साहब, नासिर, मुजफ्फरजंग, और डुप्ले जो था वो चंदा साहब को और मुजफ्फरजंग को सपोर्ट कर रहा था, जबकि जो अंग्रेज थे वो नासिरजंग और आलमगीर इनको सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। तो इसीलिए ये राइवलरी शुरू हुई थी। थर्ड कर्नाटक वॉर को वांडियावास के वॉर से जाना जाता है 1760 से 61 तक, और ये जो है 1763 में एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ पेरिस। इसके द्वारा एक सेटलमेंट होता है जिसमें ये कहा जाता है कि जो ब्रिटिश हैं वो इंडियंस को सिर्फ यानी इंडिया के मार्केट को कमर्शियल पर्पस से यूज करेंगे, यहाँ पर कोई भी फोर्टिफिकेशन वो नहीं करेंगे, यानी जो फ्रांसीसी है वो कोई भी फोर्टिफिकेशन यहाँ पे नहीं करेंगे। तो इसको आप याद रखिएगा कि इस ट्रीटी के द्वारा फ्रांस को इंडिया सिर्फ कमर्शियली पर्पस के लिए यूज कर सकता था, जबकि इंडिया में कोई भी फोर्टिफिकेशन
फ्रांस नहीं कर सकता था। 8 क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, मुअज्जम वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ औरंगजेब एंड लेटर टुक द टाइटल बहादुर शाह। मुअज्जम जो था वो एल्डेस्ट सन था औरंगजेब का, और बहादुर शाह इसने के बाद में इसने उपाधि धारण की। सेकेंड है, खैफी खान गेव द टाइटल ऑफ शाह ए बेखबर टू बहादुर शाह, यानी खैफी खान जो था उसने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर का टाइटल दिया था। थर्ड है, बहादुर शाह किल्ड हिज ब्रदर मोहम्मद आजम एंड काम बख्श इन वॉर ऑफ सक्सेशन। तो उत्तराधिकार के युद्ध में बहादुर शाह ने अपने भाइयों मोहम्मद आजम और काम बख्श को मार दिया। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? योर ऑप्शंस आर ए 1 and 2 ओनली, बी 1 and 4 ओनली, सी 2 and 3 ओनली, एंड डी 1, 2 and 3। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2 and 3। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बहादुर शाह जो 709 से लेकर के 712 तक इंगेज रहता है सक्सेशन के वॉर में, और 63 साल की उम्र में इसने मुअज्जम की उपाधि के साथ, यानी मुअज्जम शुरू में इसका नाम मुअज्जम होता है, तो जिस समय ये सत्ता ग्रहण करता है उस समय इसकी आयु होती है 63 ईयर्स। ठीक है, और ये औरंगजेब का सबसे बड़ा बेटा होता है। आपको पता है कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई थी। ठीक है, इसके बाद से उत्तराधिकार युद्ध शुरू हुआ था और बाद में इसने टाइटल दी बहादुर शाह की। इसके बाद में उसने अपने भाइयों यानी मोहम्मद आजम एंड काम बख्श को वॉर ऑफ सक्सेशन में मार दिया, एंड खैफी खान ने बहादुर शाह को या मुअज्जम को शाह ए बेखबर का टाइटल दिया था। ठीक है, 9 क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ आलमगीर द्वितीय। सेकेंड है, बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मुगल रूलर आलम शाह द्वितीय। थर्ड है, मोहम्मद शाह वॉज द मुगल रूलर ड्यूरिंग द बैटल ऑफ करनाल। एंड फोर्थ है, अकबर द्वितीय गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राम मोहन राय। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? योर ऑप्शंस आर ए 1, 2 and 4 ओनली, बी 3 and 4 ओनली, सी 2, 3 and 4 ओनली, एंड डी 1 and 3 ओनली। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि फोर्थ जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, यानी अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को टाइटल दी थी। थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और सेकेंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी मुगल रूलर शाह आलम द्वितीय के समय नहीं हुआ था, बल्कि बैटल ऑफ बक्सर जो था वो शाह आलम द्वितीय के समय हुआ था। तो सेकंड तो गलत है, तो सेकंड को आप एलिमिनेट कर दीजिए, यानी ए और सी दोनों गलत है। फोर्थ सही है, तो फोर्थ कहाँ पे है? यहाँ पे आप देख लीजिए बी, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 and 4। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो नासिर उद्दीन मोहम्मद शाह था, जो रोशन आरा का बेटा था, इसकी जन्म होता है इसका 1702 में और 1748 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ये मुगल इम्पीरियर होता है 1719 से लेकर के 1748 तक। ठीक है, तो और ये करनाल के युद्ध में बैटल ऑफ करनाल जो था इसके समय में लड़ा जाता है 1739 में। तो इसको आप याद रखिएगा, ये 17 साल की उम्र में राजा बन चुका था या शासक बन चुका था। अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय, इसकी टाइम पीरियड है 1699 से लेकर के 1759 तक, और ये मुगल इम्पीरियर होता है 1754 से 1759 तक। ये जहांदार शाह का बेटा होता है, और इसके समय में बैटल ऑफ प्लासी जो डिसाइसिव वॉर था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ये लड़ा गया, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस समय जो बंगाल के नवाब होता है और उसके जो एलाइज होते हैं 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में उसको पराजित करता है। अकबर द्वितीय का टाइम पीरियड है 1806 से लेकर के 37 तक, और इसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, क्योंकि राजा राम मोहन राय इसी समय 1888 में तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, और 1833 में इनकी मृत्यु होती है। तो इसी बीच में ये जो है आलमगीर जो ये अकबर द्वितीय है, अकबर द्वितीय के पेंशन की बात करने ये इंग्लैंड जाते हैं, तो इसीलिए इनको राजा की उपाधि देता है अकबर द्वितीय, और जब उधर से लौट रहे होते हैं तो ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो जाती है। अली गौहर का टाइम पीरियड है 1728 से लेकर के 1806 तक, और इसको हिस्टोरिकली शाह आलम द्वितीय के नाम से जाना जाता है, जिसके समय में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, और ये 16th मुगल एम्पायर होता है आलमगीर द्वितीय का बेटा। ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत भी इसी के समय में लड़ा जाता है,
और जो मराठा और अफ़गान के बीच में होता है, जिसमें मराठा रूलर अहमद शाह अब्दाली और उसके एलाइज ने मराठाओं को पराजित किया। एलाइज का क्या मतलब है, क्योंकि इस समय जाट नेता जो सूरजमल था वो भी इनका साथ दे रहा था, जो एक पठान नेता था वो भी इनका साथ दे रहा था, तो ये सब मिलकर के मराठों को पराजित किया था। ठीक है। 10 क्वेश्चन है, रंजीत सिंह साइन ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद। तो रंजीत सिंह ने अमृतसर की ट्रीटी 1809 में जो हुई थी वो किसके साथ साइन करते हैं, तो वो आपका ऑप्शन है ए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बी शाह सूजा, सी शाह सूजा एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड डी अहमद शाह अब्दाली। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1809 में सीमाओं को विभाजित किया जाता है। यानी ये कहा जाता है कि जो सतलज रिवर का क्षेत्र है, तो सतलज रिवर के जो पश्चिम का क्षेत्र है वो रंजीत सिंह के अंडर होगा, और सतलज रिवर के पूरब का जो क्षेत्र है या ईस्ट का जो क्षेत्र है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिपत्य में होगा। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 में होती है, एंड 1832 के आसपास जब रंजीत सिंह की मृत्यु होती है तो उसके बाद से ब्रिटिश जो है इस क्षेत्र पर कब्जा करने लगते हैं, मतलब कि वेस्ट में भी वो अपना एक्सपेंशन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, और हम कोशिश करेंगे कि अपने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को बढ़ाएं ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग मॉडर्न इंडिया के लेक्चर को ख़त्म कर सकें, और मैं आपको इसमें पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा ताकि उससे रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन नेट के या किसी भी एग्ज़ाम में आते हैं तो आप आसानी से उसको कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के डिस्कशन में इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thanks for watching and thanks for discussion. Bye. Have a nice day. Thank you.